मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट 29 चैप्टर अर्थात शस्त्रकर्म विधि अध्याय व्याख्यास्यामः इति स्मात्रयादिमहर्षय। अब इसके आगे शस्त्रकर्म विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। इसमें सबसे पहले सूजन एक शब्द लिखा हुआ है जिसको शोफ भी बोलते हैं और इन्फ्लामेशन भी इसको कहा जाता है। श्वयथु शब्द भी इसी के लिए आया है, इसको याद रखेंगे। क्या कहता है कि प्रायः करके व्रण पाक से उत्पन्न होता है। क्या कहा है आचार्य ने? ड्यू टू पाक। पाक किसको कहते हैं? जब पस फॉर्मेशन या सुपुरेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, पाक से भी पहले सूजन होती है। ठीक, व्रण कहता है कि पाक से उत्पन्न, और लेकिन पाक से पहले सूजन या श्वयथु या इन्फ्लेमेशन या शोफ, इसी को कहा। इसलिए यह पहले शोथ की ही चिकित्सा करते हैं। क्या कहता है? जहाँ तक संभव हो पाक से बचाना चाहिए, सुपुरेशन या पस फॉर्मेशन से बचाना चाहिए। इसलिए अति शीतल लेप, शीतल परिषेक, रक्त मोक्षण, वमन विरेचन आदि, कषायपान, घृतपान आदि का प्रयोग हमें करना चाहिए। कहते हैं स्वेलिंग शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट, प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ पस बाय ऑल एफर्ट्स सच एज sheath lap, application of cold poultice, sake, bathing the part with cold decoction of drugs, रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग थेरेपी, संशोधन, वमन विरेचन, प्योरीफाइंग पंचकर्मा थेरेपीज। क्या कहते हैं? आम शोफ का क्या लक्षण है? कहते हैं सवर्ण शब्द आया है, त्वचा के समान वर्ण वाला। अपक्व शोथ के बारे में बोलता है कि प्रमाण में थोड़ा रहता है और उष्णिमा वाला, थोड़ी उष्णिमा वाला, थोड़ी वेदना से युक्त, त्वचा के समान ही दिखाई देता है, कठिन और स्थिर रहता है। कहता है फर्स्ट शोफ के बारे में जब बात हो रही है तो कहता है कि इट इज़ माइल्ड विद स्लाइट हीट एंड पेन, द स्वेलिंग विद द हैव द सेम कलर एज द स्किन एंड द स्वेलिंग इज़ इमूवेबल, एक जगह पे ही बना रहता है। और इसमें पूरे ना होने के कारण, पस फॉर्मेशन नहीं होने के कारण यह धीरे धीरे से बढ़ने वाला होता है। ठीक, क्या कहता है यहाँ पर? आपको पहले एक और भी बात मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ स्वेलिंग, त्रिविध शोफ बोला गया है। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? त्रिविध शोफ के बारे में आपको बता दें। शोफ जो स्वेलिंग इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आम शोफ, जो बिना पका हुआ, रॉ, इनिशियल स्टेज रहता है विदाउट पस फॉर्मेशन। सेकंड है पच्यमान शोफ, जो विद सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इनिशियल स्टेज ऑफ पस फॉर्मेशन। पक्व शोफ के बारे में कहता है कि विद फुल पस फॉर्मेशन। क्या कहा यहाँ पर आचार्य ने? आचार्य यहाँ कहता है कि जो पच्यमान शोफ रहता है वह अपक्व शोथ जब पकने लगता है तब विवर्णता, रक्तवर्ण, भरी वस्ती के समान फैला हुआ और फटने के समान या चुभने के समान इसमें वेदना रहती है। कहता है विवर्ण, द स्वेलिंग गेन्स ए डिफरेंट कलर देन दैट ऑफ द स्किन। रागी शब्द का प्रयोग हुआ, रागी वस्ती वाततः। क्या कहा है यहाँ पर आचार्य ने? रागी वस्ती वाततः शब्द का प्रयोग किया है। जो ये देखिए क्या कहता है यहाँ पर आचार्य कि इट इज़ यूजुअली रेड कलर्ड, it enlarges like an animal bladder. निस्तोद, continuous bursting type of pain. अंगमर्द, all acts over the body, सभी जगह दर्द होता है। और विजृंभिका कहता है एक्सेस ऑफ योनिंग, बार बार जंभाइयों का आना। क्या कहता है कि अनेक प्रकार की पीड़न, विघटन, छेदन, भेदन आदि वेदनाओं का उत्पन्न होना। एनोरेक्सिया की कंडीशन आती है। डिस्ट्रेस सिम्टम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स आते हैं। बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी, अरुचि, दाह उत्पन्न होता है। कहता है उष्णा, कहता है कि इंक्रीज्ड टेम्परेचर, तृष्णा, एक्सेसिव थर्स्ट, ज्वर, अनिद्रा, फीवर, लॉस ऑफ स्लीप। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? इस शोथ पर यदि जमा घृत रखें तो वह भी पिघल जाता है। पच्यमान शोफ का यह लक्षण है। आप याद करेंगे कि जमा हुआ घी, ठंडा जो जमा हुआ घी रहता है वो इस शोफ पर आकर
पिघल जाता है, व्रण की भांति यह स्पर्श का सहन नहीं करता है। कहता है क्विक मेल्टिंग ऑफ सॉलिड घी प्लेस ऑन द स्वेलिंग एंड इनटॉलरेंस टू टच, टेंडरनेस जस्ट इन एन अल्सर लाइक। कहता है जो निस्तोद वेदना है का लगातार बना रहना, शूल रह कर देना, ये लक्षण पच्यमान शोथ के हैं। पके हुए शोथ का क्या लक्षण है? कहता है पांडुता वल्ली संभव। कहता है शोथ के पक जाने पर उपद्रवों की कमी। क्या कहा है? मलानी, मलानी का अर्थ है मुरझाना, लाली में काली माँ आ जाना, रेडनेस की जगह ब्लैकिशनेस बढ़ जाना। कहता है कि अल्प वेगता, अल्प वेगता मतलब माइल्ड इन नेचर, रिड्यूस्ड इन साइज, पांडुता वाइट कलर। क्या कहता है? वली संभव, हैज़ रिंकल्स ऑन इट, उसके ऊपर झुर्रियों का उत्पन्न हो जाना, ये पक्व शोथ के लक्षण है। कहता है किनारों पर से दबना। कहता है डिप्रेस्ड ऑल राउंड बट एलिवेटेड एट इट्स सेंटर, सेंटर से उठा रहेगा लेकिन और चारों तरफ से वो दबा रहेगा, मध्य से ऊपर उठा हुआ, किनारों से दबा हुआ। कंडू सूजन आदि का कम हो जाना, इचिंग और माइल्ड स्वेलिंग रहेगी। छूने पर बस्ती में भरे पानी की भांति पुए की गति दिखती है। मूवमेंट ऑफ पस कैन बी अंडरस्टूड बाय टच जस्ट एज मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ ब्लैडर। और तरंग या लहर सी चलती हुई भी उसके अंदर दिखाई देती है। शूल आदि का क्या कारण है? कहते वात के बिना शूल नहीं हो सकता, पित्त के बिना दाह जलन नहीं हो सकती, कफ के बिना सूजन नहीं हो सकती, तथा रक्त के बिना लालिमा या रेडनेस नहीं हो सकती। इसलिए रक्त युक्त सब दोषों के योग से पाक होता है। कहता है शूल पेन ड्यू टू वात, दाह बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू पित्त दोष, शोफ इन्फ्लेमेशन ड्यू टू कफ दोष, राग रेडनेस एंड पाक सुपुरेशन ड्यू टू रक्त दोष के कारण। कहता है कि अत्यंत पाक में छिद्रादि होना। कहता है अतिशय पाक होने पर मांस आदि पुए से खाए जाने वाले या अर्थात पुए रूप में परिणत हो जाने से जो इन्फ्लेमेशन खोखला हो जाता है, त्वचा पतली हो जाती है, झुर्रियों से भर जाता है, रंग काला हो जाता है और रोम गिरने लग जाते हैं। क्या कहा यहाँ पर? व्हेन पस फॉर्मेशन फर्दर इंक्रीजेज with lapse of time there is cavity formation inside the swelling, the skin becomes thin and destroyed by the doshas, it is covered with wrinkles, black in color and body hairs fall off। रक्तपाक का क्या लक्षण है? कहता है कफजन्य शोफों में जब ये त्वचा मांस आदि का पाक नहीं होता अपितु रक्त का गहराई में पाक होता है, इसलिए इस शोफ में पकने के लक्षण अस्पष्ट रहते हैं, एग्जैक्ट नहीं रहते। इफ द स्वेलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ कफ, राइपनिंग टेक्स प्लेस स्लोली, हेंस साइन ऑफ राइपनिंग डू नॉट मैनिफेस्ट क्लियरली। द स्वेलिंग विच इज कोल्ड टू टच ऑफ द सेम कलर एज ऑफ द स्किन विद माइल्ड पेन, हार्ड टू टच लाइक ए स्टोन, इट इज़ आल्सो नोन एज रक्तपाक। कहता है जब इसमें शोफ में शीतलता त्वचा के समान ही दिखाई देने वाला, रेडनेस नहीं रहेगी, ब्लैकिशनेस नहीं रहेगी, वेदना कम होगी और पत्थर के समान कठोर स्पर्श का अनुभव हो, उस शोथ को बुद्धिमान वैद्य रक्तपाक कहे या पक्व शोथ उसको नहीं कहेगा। आप लोगों को शोथ की जो ये अपक्व, पच्यमान और पक्व ये 3 शोथ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। निर्बल आदि के पाक का धारण आदि कहते हैं निर्बल मन, छोटे दिल वाले निर्बल बालक या अतिशय पाक हो जाने पर या मर्म संधि आदि में शोफ हो जाने पर या शस्त्र लगाना युक्तिपूर्वक न हो, छार आदि से धारण मुख बनाना या फोड़ना करना चाहिए। अन्य अवस्थाओं में शस्त्र से पाटन चीरा देकर मुख बनाना चाहिए। कहते हैं प्रोसीजर ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन, शस्त्रकर्म विधि, प्रोसीजर ऑफ सर्जिकल क्या कहते हैं? इन पर्सन विद वीक माइंड, निर्बल मन जिनका हो, हु आर डेबिलिएटेड निर्बल हों, चिल्ड्रन हो छोटे बच्चे हों, और व्हेन द स्वेलिंग इज एलिवेटेड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ पस, जिसमें बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो गई हो, व्हेन इट इज़ लोकेटेड ऑन वल्नरेबल स्पॉट्स, जो मर्म स्थान पर हों, जॉइंट्स पर हों, द ट्रीटमेंट इज धारण। धारण किसे कहते हैं? मेकिंग द एब्सेस बर्स्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ एल्कलीज, क्षार का प्रयोग करेंगे, धारण कर्म उसे कहते हैं। वेयर एज इन अदर केसेज एक्सेप्ट द अबव द ट्रीटमेंट इज पाटन,
पाटन किसे कहते हैं? कटिंग ओपन बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, क्या कहता है? अपक्व शोफ के छेदन से उपद्रव यदि पूर्ण रूप से पाक नहीं हुआ है और अपक्व है तो उसके अंदर आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं यदि आप छेदन या भेदन या दारण या पाटन अगर कर्म करते हैं। कटिंग एंड अनराइप स्वेलिंग कॉजेज। आम अपक्व शोथ के काटने से शिरा स्नायु के विकार, वेन्स और लिगामेंट्स अफेक्टेड हो सकते हैं। रक्त का अधिक बहना, ब्लड ज़्यादा बाहर निकलेगा। दर्द का बढ़ना, पेन इंक्रीज हो जाएगा। त्वचा, मांस आदि का फटना और शतजन्य विसर्प उत्पन्न हो सकता है। एरेसिप्लस भी उत्पन्न हो सकता है। कहते हैं कटिंग एंड अनराइप स्वेलिंग लीड्स टू डिजीजेज ऑफ द वेन्स एंड टेंडन्स, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, इमेंस पेन, टीयरिंग ऑफ द स्किन और विसर्प, स्प्रेडिंग अल्सर्स भी इससे उत्पन्न हो सकते हैं। क्या कहता है? भीतर बचे हुए पस से क्या हानि हो सकती है? कहते हैं शोफ के अंदर यदि पूय बढ़कर शिरा स्नायु, रक्त और मांस को जल्दी से जला के नष्ट कर देती है, जिस प्रकार तिनकों के ढेर के अंदर अग्नि तिनकों को जला दिया करती है। कहते हैं द पस रिमेनिंग इनसाइड एंड इंक्रीजिंग इन क्वांटिटी क्विकली बर्न्स अवे द वेन्स, टेंडन्स, ब्लड एंड मसल्स जस्ट एज ए स्पार्क ऑफ ए फायर बर्न्स अवे ए हेस्टैक। कहता है कि अपक्व में छेदन और पक्व में उपेक्षा करने वाले वैद्य की निंदा, मतलब वो कोई ऐसा सर्जन हो जो इग्नोरेंस, जब बिना पके हुए शोथ को काट दे और पके हुए शोथ को ना काटे, उसके लिए कहता है अज्ञान के कारण, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने प्रैक्टिकल नहीं देखा है, वो जो अपक्व को काटता है अथवा पक्व की उपेक्षा करता है, इन दोनों को ही सोचकर काम न करने के कारण अथवा उनके कर्म का परिणाम निश्चित न होने के कारण चांडाल की भांति, क्वैक्स की भांति समझना चाहिए। इनसे दूर ही बचे रहना चाहिए। ऐसे सर्जन से आपको दूर रहना चाहिए। कहता है द सर्जन हु बाय इग्नोरेंस कट्स ओपन एन अनराइप स्वेलिंग एंड ही हु नेग्लेक्ट्स ए राइप स्वेलिंग without cutting open, both should be considered as mean surgeons performing indiscriminate acts। कहता है शस्त्र प्रयोग के पहले कर्तव्य। कहता है शस्त्र कर्म करने से पहले रोगी को प्रिय अन्न खिलाना चाहिए, मद्य पिलाना चाहिए। मद्य पीता हो तो वेदना को सहन करने की उसकी तीक्ष्ण मद्य पिलाएं ताकि वो सहन कर पाए। अन्न के उपयोग से रोगी का घातक मूर्छा नहीं आती है अन्न खिलाने से, और नशे में होने से शस्त्र का अनुभव भी नहीं हुआ करता है। लेकिन आजकल हम एनेस्थीसिया दे देते हैं लोकल, उसका प्रयोग करेंगे। शराब बिल्कुल नहीं पिलाएंगे। ठीक, अगर पहले पीता है तो उसको भी टेस्ट वगैरह करवा के देख लेंगे। इस तरह की ये फॉलो नहीं करेंगे। कहता है प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में बिफोर अंडरटेकिंग सर्जिकल ओपनिंग ऑफ एन एब्सेस द पेशेंट शुड बी गिवन द फूड ही लाइक्स। द पर्सन accustomed to alcoholic drinks for the purpose of act as an anesthesia may be given a drink of strong wine which makes him withstand the pain। कहता है मूढ़ गर्भ आदि में उक्त कर्म का निषेध, अपवाद भी है, विरोध भी किया गया है। कहता है कि मूढ़ गर्भ में फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव डिलीवरी, अश्मरी में, रीनल कैलकुलस में, मुख रोग में, डिजीज ऑफ द माउथ में, उदर रोग में, डिजीज ऑफ द एब्डोमेन। कहता है इन रोगों में शस्त्र कर्म में रोगी को मद्य या अन्न नहीं देना चाहिए। ये बेटा पीजी का क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। पीजी का क्वेश्चन है, यूजी में भी पूछ लेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। कहता सच पेशेंट शुड बी गिवन नाइदर फूड नॉर वाइन बिफोर द ऑपरेट। क्या कहता है यहाँ पे? शस्त्र कर्म की विधि। शस्त्र कर्म की विधि के बारे में, शस्त्र कर्म के लिए उपयोगी सब साधनों को लेकर वैद्य रोगी को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाए और अपने आप उसके सामने पश्चिम की ओर मुख करके रोगी का भली प्रकार नियंत्रण करके मर्म आदि से बचाते हुए जल्दी से अनुलोम रूप से तेज धार वाले शस्त्र को एक ही बार में पूय के दिखने की गहराई तक लगाना चाहिए। कहता है नेक्स्ट शस्त्र कर्म विधि ऑपरेटिव प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि नेक्स्ट कीपिंग ऑल द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड द फिजिशियन शुड मेक द पेशेंट सिट फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम
and facing the physician should incise the swelling with his well sharp instrument. Incision being made in the direction of the hair downward, avoiding murm या vulnerable parts, deep enough till the pus is seen, and then removing the instrument quickly. क्या कहता है, पाटन प्रमाण के लिए बारे में बात करता है कि बहुत ये पाटन मैंने आपको पहले भी दारण और पाटन, जो दारण किसी को बोलते हैं जिसमें एल्कली का प्रयोग होता है और पाटन में इंसिजन लगाया जाता है, कहता है आचार्य इसमें यहाँ भी कि बहुत बड़ा पाक होने पर भी 2 अंगुल से अधिक लंबा चीरा नहीं देना चाहिए। ऐसी अवस्था में 2 या 3 के अंतर से दूसरा वर्ण चीरा कर लेना चाहिए। समीप में वर्ण ना करें। ऐष्णी के द्वारा भली प्रकार ढूंढकर, चारों ओर भली प्रकार देखकर, अथवा अंगुली या नाल के या बाल से जैसा स्थान हो, जैसा आशय हो, उसके अनुसार अंगुली आदि से भली प्रकार देखकर जहाँ जहाँ गति मार्ग दिखाई दे, वहाँ वहाँ पर उभार या पूय संचय दिखता हो, वहाँ वहाँ पर अच्छी प्रकार विभक्त हुआ पूय आदि आश्रय से रहित वर्ण को बनाएं। कहता है यहाँ पर मोह चूर्ण बताया भोज प्रबंध ने। वर्ण लंबा हो, फैला हुआ हो, जिससे कि वर्ण में पूय रूपी दोष ना रहे, क्योंकि यदि पूय अगर बाकी रह जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पूय अंदर रह गया तो उससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ सकती हैं। कहते हैं उत्संग। उत्संग के बारे में, मुख्य पूय संचय स्थान के अतिरिक्त पूय संचय के छोटे छोटे स्थान, जिसे अंग्रेजी में पस पॉकेट्स कहते हैं, उसे उत्संग बोला जाता है। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य, इफ द एरिया ऑफ पस फॉर्मेशन इज ग्रेट, द इंसिजन्स में बी आइदर 1, 2 और 3 अंगुल फिंगर्स अपार्ट। अगर एरिया ज़्यादा है पस फॉर्मेशन का तो वहाँ पे 3 इंसिजन आप लगाएं, 1 भी, 2 भी और 3 भी। कहते हैं द इंटीरियर इज देन थोरोली एक्सवेटेड विद आइदर अ प्रोब, और प्रोब के द्वारा मतलब एक तरह से स्कोप के द्वारा उसको देखना है, फिंगर से, ट्यूब से और हेयर्स ऑफ एनिमल से, एज अप्रोप्रिएट टू द साइट एंड एरिया ऑफ स्वेलिंग। द पस इज डिटरमाइंड कटिंग थ्रू द बल्स ऑफ द वुंड्स, क्रिएटिंग ए वेल क्लीन्ड वाइड एंड डीप वुंड सो दैट नो वाइटेटिंग मटेरियल्स रिमेन्स इनसाइड। ऐसा आपको इंसिजन लगाना है कि जहाँ पे क्लीन होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, चौड़ा और डीप होना चाहिए, ताकि अंदर पस वगैरह कुछ भी जो दूषित पदार्थ हैं वो अंदर ना बचें और सब बाहर निकलाएं। क्या कहता है, शस्त्र कर्म में वैद्य की शौर्य आदि की प्रशंसा। शौर्यम माशु क्रिया तीक्ष्णम शस्त्रम स्वेद वेपथु असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को लर्न भी कर लेना, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य ने कि शौर्य, करेज होना चाहिए। आशु क्रिया, क्विकनेस ऑफ एक्शन। तीक्ष्ण शस्त्र, कीपिंग हिज इंस्ट्रूमेंट्स वेरी शार्प। अस्वेद, जिसको काम करते वक्त पसीना ना आए, इसीलिए अब एसी एयर कंडीशंस ऑपरेशन थिएटर्स बनाए जाते हैं। कहता है अवेपथु, नॉट ट्रेम्बलिंग। कहता है कि कंपन ना हो, पसीना ना आए, घबराहट का ना, असम्मोह, नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड। दीज आर द क्वालिटीज़ बेस्ट डिजायर्ड ऑफ द सर्जन। क्या कहता है, छेदन की दिशा। कहता है ललाट में, भ्रू में, मसूड़े में, जत्रु में, कुक्षी में, कक्षा में, अक्षिकूट में, जिस गड्ढे में आँख रहती है अक्षिकूट उसको बोलता है। तिर्यक छेदन के बारे में यहाँ पर आचार्य बात करता है, आपको बताएंगे। ओष्ठ पे, कपोल पे, गले पे, वंक्षण में तिरछा छेदन करना चाहिए। तिर्यक छेदन, द इंसिजन शुड बी मेड हॉरिजॉन्टली कर्व्ड इन प्लेसेस सच एज द फोरहेड, आईब्रोज, gums of the teeth, shoulders, abdomen, axilla, eye sockets, lips, cheeks, throat and groins. Horizontal incision in other places might lead to cutting of the veins, tendons और etc. कहता है कि अन्य तिर्यक छेदन से क्या हानि होगी। कहता है वही कि it leads to cutting of the veins, tendons। अगर इन स्थानों के सिवाय दूसरे स्थानों पर तिरछा छेदन करेंगे तो सिरा स्नायु को भी नुकसान पहुंच सकता है। शस्त्र कर्म में रोगी को आश्वासन आदि कर्तव्य। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, शस्त्र कर्मोत्तर विधि। पश्चात कर्म क्या कहता है, शस्त्र कर्म करने के बाद शीतल जल से वचनों से रोगी का आश्वासन देकर व्रण को अंगुली द्वारा चारों ओर से दबाएं, फिर कषाय से धोकर रुई के फाये से पानी को सुखा दें, फिर गुगलू, अगरू
सरसों, हींग, राल, नमक, वच, नीम के पत्ते, इनको घी में मिलाकर। बेटा ये जो यहाँ ये लिखा है ना, ये वच, नीम के पत्ते आग में जलाकर वर्ण धूप करें, ये आप लोग डायबिटिक फुट में अगर इससे धूपन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उनकी हीलिंग में। डायबिटिक फुट अल्सर में इन सभी द्रव्यों को लेकर धूपन करें, मतलब आग जलाएं, आग जलाकर इन सभी जो आग में से धुआं निकलना जब बंद हो जाए तो उसके ऊपर ये सभी द्रव्य डाल दो आग के ऊपर, फिर धुआं उठेगा, उस धुएं से रोगी को धूपन करवाना है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये याद रखेंगे डायबिटिक फुट अल्सर में। इसके उपरांत तिल कल्क, वातज वर्ण में तिल कल्क का प्रयोग करना है। सेसमे जो सीड्स रहते हैं उनका पेस्ट, घी पित्त वर्ण में और मधु कफ वर्ण में यूज करना है। अथवा दोषों के अनुसार औषध में लिप्त वर्ती को व्रण में रख दें और उन्हीं औषधियों से वर्ती को फिर ढक भी दें। इसके ऊपर घृत मिश्रित सत्तू को रखकर ऊपर एक मोटी गद्दी रखकर सावधानी से तथा युक्तिपूर्वक पट्टी से वाम पार्श्व राइट या दक्षिण पार्श्व लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दोनों में गांठ बांध दें और व्रण के नीचे या ऊपर गांठ ना बांधे, इतना याद रखेंगे। व्रण के ऊपर बांधेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहता आफ्टर रिमूविंग द शार्प इंस्ट्रूमेंट द पेशेंट शुड बी कंफर्टेड विद एनकरेजिंग वर्ड्स एंड कोल्ड वाटर। द एरिया ऑफ अराउंड शुड बी स्क्वीज विद द वुंड इज वॉश विद डिकॉक्शन ऑफ ड्रग्स। मॉइस्चर इज रिमूव बाय वाइपिंग विद कॉटन वूल। जितने भी ड्रग्स बताए, गुग्गु, लगरू, सरसों, हींग, राल, नमक, वच, नीम के पत्ते, इनको घी में मिलाएंगे, आग में जलाएंगे, व्रण पर धूपन देंगे। Then a wick prepared from a paste of til, ghee, honey or appropriate drugs should be placed inside the wound and also covered over it. A thick plaster prepared from corn flour and ghee is put on and bandaged with a thick sheet of cloth, winding it either from right to left or left to right, but not from either top or bottom. ऊपर या नीचे नहीं बांधेंगे, बराबर बांधेंगे, इसको याद रखेंगे। पट्टी आदि का वर्णन बैंडेज के बारे में बात करता है। व्रण के लिए पवित्र, पतली और मजबूत पट्टियाँ, कवल्लिकाएँ, गद्दियाँ और विकेशिकाएँ, वर्तियाँ धूप दी गई कोमल और चिकनी और वल्ली सिकुड़न रहित होनी चाहिए। द बैंडेज क्लॉथ शुड बी क्लीन, थिन एंड स्ट्रॉन्ग। द मेडिसिनल विक शुड कंसिस्ट ऑफ कॉटन थ्रेड्स विच आर फ्यूमिगेटेड, सॉफ्ट, स्मूथ एंड डिवॉइड ऑफ फोल्ड्स। दीज आर बेनिफिशियल टू द अल्सर्स। शस्त्र कर्म के बाद व्रण रक्षार्थ क्या करेंगे? इसके पीछे पिशितासन, मांस खाने वाले राक्षसों से रोगी की रक्षा के लिए, राक्षसों को बलि देने के लिए। आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अल्सर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ बैड डेविल्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, फ्लाइज विच फीड ऑन ब्लड। दे शुड बी ऑफर्ड ऑब्लेशंस। कहता है कि इस तरह के जो राक्षस तो नहीं, लेकिन माइक्रोब से, इंसेक्ट से, फ्लाई से बचाने के लिए उसको ढक के रखेंगे और वहाँ पे धुआं आदि करेंगे, उससे भी हो जाएगा। कहता है सब समय लक्ष्मी, पद्मचारिणी या शमी, कृष्णपर्णी, शालपर्णी, जटामांसी, ब्रह्मयष्टिका, वच, सौंफ, अजवाइन, दूब, सरसों, इन औषधियों को सिर पर धारण करवाएंगे ताकि ये जो इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सब दूर रहें। द पेशेंट शुड ऑलवेज वियर ऑन हिज हेड potent herbs such as लक्ष्मी, कृष्णपर्णी, शालपर्णी, जटामांसी, ब्रह्मयष्टिका और वच है, सौंफ है, अजवाइन है, धूप है, सरसों का, इनको अपने सिर पे बांधे रखेगा। कहता है इसके बाद स्नेह विधि में कही आचार विधि को उष्णोदक, उपचारिष्यात इत्यादि बरतने के लिए कहें। कहता है ही शुड बी मेड टू फॉलो द रेजिमेन प्रिस्क्राइब फॉर द डे ऑफ ऑयल ड्रिंकिंग एज ए पार्ट ऑफ स्नेहन थेरेपी। Sleeping during day leads to production of itching, redness, pain, swelling and pus in the ulcer. शस्त्र कर्म के बाद क्या नहीं करना? दिन में नहीं सोना है। क्या करेगा? दिन में सोएगा, इचिंग होगी, कंडू होगा, रेडनेस और लालिमा आ जाएगी, वेदना होगी, पेन होगा, शोफ होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, दोबारा से स्वेलिंग बढ़ जाएगी और पस फॉर्मेशन भी बढ़ेगी। कहते हैं स्त्रियों के स्मरण से, स्पर्श से या देखने से, शुक्र के शरण हो जाने पर
संभोग के बिना भी संभोगजन्य दोष होते हैं। कहते हैं मेहनत से व्रण में शोथ होता है, रात्रि में जागरण से लालिमा होती है, दिन में सोने से शोथ, लालिमा और दर्द होता है, और मैथुन करने से शोथ, लालिमा और दर्द के साथ मृत्यु तक भी हो सकती है। इसको याद रखेंगे। क्या कहते हैं? रिमेम्बरेंस टच एंड साइट ऑफ वुमेन विच प्रोड्यूस इजेकुलेशन ऑफ सीमेन लीड्स टू अदर बैड इफेक्ट्स ऑफ इंटरकोर्स दो नॉट इंडल्ज इनटू एक्चुअली। स्वेलिंग गेट्स इंक्रीज्ड इन एन अल्सर बाय स्ट्रेनस एक्टिविटीज, redness increases by keeping awake at night, pain increases by sleeping during day, death occurs by indulging in copulation। मैथुन करने से वहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है। क्या कहते हैं? डाइटरी मैनेजमेंट के डाइट आफ्टर सर्जरी। कहते हैं रोगी को जो भोजन अनुकूल अभ्यस्त हो वह जौ, गेहूँ, साठी, मसूर, मूंग, तुअर, जीवंती, चौलाई, कच्ची मूली, बैंगन, तंडुलियक, बथुआ, करेला ये सब खिलाएंगे। इसमें सेंधव, अनार, आंवला, घी गर्म करके ठंडा किए पथ्य खिलाना। पुराने शाली चावल खिलाएंगे। घृत के साथ थोड़ी मात्रा में जंगल मांस रस के साथ खाकर पीछे से गर्म पानी पिलाएंगे। इस प्रकार करने से व्रण शीघ्र भर जाता है। पथ्य भोजन से लाभ क्या होगा? अजीर्ण से क्या नहीं होगी? यदि समय पर मात्रा में खाया हुआ अन्न भोजन सुखपूर्वक डाइजेस्ट हो जाता है। अजीर्ण के कारण वात आदि दोषों का शॉक बलवान होता है, और इस शॉक से क्या होगा? स्वेलिंग होगी, पेन होगा, सुपरेशन होगी, पस फॉर्मेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, और एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंडेड हो जाएगा, आना उत्पन्न हो जाएगा। क्या कहता है यहाँ पर? व्रण में नए धान्य आदि का त्याग। जब आपके अल्सर बन गया, व्रण बन गया है, तो उसमें आप नवीन धान्य जो नए नए अन्न हैं उनको आप नहीं खाएंगे। क्या कहते हैं? नूतन धान्य को 1 वर्ष से कम के तिल है, उड़द है, मध्य है, जांगल में अतिरिक्त मांस है, दूध और गन्ने की विकृति, अम्ल, लवण और कटोरस इनको छोड़ दें। इसके सिवाय जो भी पदार्थ विष्टम्भी हों, कहते हैं फूड शुड बी अवॉइडेड फ्रेश ग्रेन्स, तिल, मश, सेसमे, ब्लैक ग्राम, वाइन्स, मीट ऑफ द अदर एनिमल्स ऑफ डेजर्ट लाइक रीजन्स, product of milk and sugarcane, substances which are sour, salty and pungent should be avoided, and any other substance which cause constipation। विष्टम्भी जो हैं विदाही, बर्निंग सेंसेशन जो उत्पन्न करते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन, विच आर नॉट इजी टू डाइजेस्ट, गुरु हैं, शीतल हैं, विच आर कोल्ड इन पोटेंसी, उनको छोड़ देना चाहिए। कहते हैं यह नव धान्य आदि वर्ग व्रण रोगियों के लिए सर्वदोष कोपक भी होता है। नए धान्य जो होते हैं, फ्रेश जो धान्य, this group of substances give rise to aggravation of all the doshas in person suffering from ulcers। जो मध्य, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष और अम्ल होता है वह मध्य व्रण को विकृत कर देता है। इसको भी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग हॉट वाइन्स विद हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, ड्राई नॉन अनक्यूटस एंड सोर क्विकली कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट ऑफ अल्सर। व्रण युक्त की शुश्रूषा कहता है कि बाल या खस की बनी चोरी अथवा पंखी से व्रण पर हवा करें। इस व्रण को रगड़े नहीं, ना खोदें, ना खुजाएं। कोई काम करते हुए व्रण की रक्षा करें। स्नेह वृद्ध ब्राह्मणों से मन के अनुकूल कथाओं को सुनते रहें, और रोग शांति की आशा रखने से व्रण शीघ्र भर जाया करता है। व्रण युक्त की शुश्रूषा के बारे में कहता है द अल्सर साइट शुड बी फैंड आइदर विद टफ्ट ऑफ हेयर ऑफ एनिमल्स और विद दैट ऑफ उशीर वेटिवर ग्रास। इफ शुड नॉट बी बीटन, पोक्ड और स्क्रैच विद नेल्स। नाखूनों से नहीं उसको रगड़ना है, ना ही खुजाना है, खोदना भी नहीं है। कोई काम करते हुए व्रण की हमें रक्षा करते रहना है। कहता है इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी वाइल ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज़। और अलग कोई काम करे तो तब भी इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। द पर्सन हु एंगेजेज हिमसेल्फ हियरिंग प्लेजेंट स्टोरीज, मीटिंग विद विर्चुअस एल्डरली पर्सन्स ऑफ द ट्वाइस बोर्न कास्ट ब्राह्मण, हु इज हेल्पफुल ऑफ क्योर ऑफ द डिजीज गेट्स रीड ऑफ द अल्सर क्विकली। इसको याद रखेंगे, ये भी इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, पार्ट 2 आपका जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।